सीरिया में बशर अल असद के परिवार की 50 सालों की सत्ता पलटने में वहां के विरोधियों को सफलता मिली है और परिणाम स्वरूप सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रशिया में शरण लेनी पड़ी है। यह रशिया के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि असद की सत्ता बरकरार रखने के लिए रशिया ने पिछले 11 साल में बहुत मेहनत की थी। सीरिया में जिस विद्रोही संगठन ने वहां की सत्ता पलटी है उसका नाम है HTS यानी हयात तहरीर अल शाम है। सिर्फ 12 दिन पहले इस संगठन के विद्रोहियों ने वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और सिर्फ 2 दिन के अंदर सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा कर लिया था। 2-3 दिन पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि भारत ने सीरिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके सीरिया छोड़ने की सलाह दी थी। सीरिया में भारत के लगभग 90 नागरिक होने की बात कही जा रही है। इसके बाद रशिया, ईरान और चाइना जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों को इसी तरह के आदेश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से सीरिया की राजधानी दमास्कस के गिरने और सीरिया के विभाजन की बातें जोर शोर से हो रही थी। सुरक्षा के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का परिवार पहले ही रशिया में चला गया था। उसके बाद 8 दिसंबर यानी संडे को विद्रोहियों के गठबंधन ने दमास्कस पर कब्जा कर लिया और उसी दिन दोपहर को बशर अल असद के देश छोड़ने की खबरें सामने आई थी। जब भी सीरिया के इस संघर्ष की बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है, मावेयस त्यासने। लेकिन इन दिनों ऐसा क्या बदला कि राष्ट्रपति को ही देश छोड़ के भागना पड़ा? सीरिया की असली स्टोरी क्या है और सीरिया के इस हालत का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। सीरिया के अब तक के विद्रोह के पीछे असल में 13 साल का इतिहास है। आज की स्थिति समझने के लिए हमें थोड़ी उसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। 1970 में तख्ता पलट के बाद सीरिया की सत्ता असद परिवार के हाथों में आ गई थी। 2000 में बशर अल असद सत्ता में आए। अब जो बशर है वो अलावी समुदाय से आते हैं, जो कि शिया इस्लाम की एक शाखा है। बशर के राजवंश और उनके नियम पर वहां के लोग पहले से ही नाराज थे। उनका मानना था कि असद अपने समुदाय के लोगों के प्रति बायस्ड है और उन्हीं के पक्ष में फैसले करते हैं। असद परिवार ने सीरिया पर लगभग 50 साल राज किया है और एक समुदाय को ज्यादा फायदा पहुंचाया है, अलावी समुदाय, जिसमें बशर आते हैं, जो कि सीरिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 10% है, जबकि 70 से 80% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का इतने सालों तक बहुसंख्यक लोगों पर राज करना वहां हमेशा तनाव का कारण बना। 2011 साल सीरिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसी साल के दौरान मावेयस त्यासने, जो कि एक 14 साल का लड़का था, उसने एक दीवार पर एक ग्राफिटी मतलब एक चित्र बनाया था, जो इस संघर्ष के शुरुआत का कारण माना जाता है। उस ग्राफिटी में लिखा था, एजाक एल दौर, यानी अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। यह संदेश राष्ट्रपति बशर अल असद को टारगेट करते हुए लिखा गया था, जो सीरिया के साउथ के एक शहर दारा में संघर्ष की शुरुआत बन गया। इस ग्राफिटी के लिए मावे को 26 दिनों की कस्टडी की सजा मिली थी, जो वहां के लोगों के लिए एक बड़ी बात बन गई थी और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। इसी वक्त सीरिया में फ्री सीरियन आर्मी FSA का उदय हुआ। FSA में कई ऐसे लोग शामिल हुए जो पहले गवर्नमेंट आर्मी का हिस्सा थे। धीरे धीरे ये विरोध और तेज हो गया और बशर अल असद की सरकार ने इस पर कठोर कार्रवाई की। डेमोक्रेसी की मांग के लिए हो रहे इन आंदोलन को सपोर्ट दिखाने के लिए ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया के लोग भी रास्ते पर उतरे और प्रोटेस्ट किया, लेकिन बशर ने अपने बल का प्रयोग करते हुए इन आंदोलन को दबा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलनकारी और संगठित हो गए और उन्होंने सशस्त्र गठबंधन बना लिया। सिर्फ यही नहीं, सीरिया के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय गवर्नमेंट आर्मी के 120 सैनिक भी मार दिए गए, क्योंकि उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि इस संघर्ष के पहले 5-6 महीने के दौरान सीरिया के सुरक्षा बलों के हाथों लगभग 2200 लोगों की मौत हुई। ये बात नेशनल न्यूज रिपोर्ट्स में कही गई है। 2012 तक ये संघर्ष और बढ़ गया और इसने एक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर का रूप ले लिया। इस गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद को रशियन आर्मी की बड़ी मदद मिली, जो उनकी ताकत को और मजबूती देती रही। इसी मदद के चलते बशर अल असद अपनी सत्ता सीरिया में अब तक बनाए रखने में सफल रहे। हालांकि बशर की सरकार मजबूत होने के बावजूद उन पर सीरिया में मानवीय हकों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। उन पर सीरिया के युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार यानी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल, लोगों को जबरदस्ती गायब करना और कुर्दिश लोगों का दमन करने के आरोप लगे हैं। कुर्दिश समुदाय के विरोधी संगठनों में एक नया गठबंधन बना, जिसमें उनका एक अलग देश बनाने की मांग है, जो उनकी अलग संस्कृति और भाषा पर आधारित है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF, जो एक कुर्दिश विद्रोही गठबंधन है, इस युद्ध में एक बड़ा किरदार है।
एसडीएफ का यह मानना है कि उनका अपना अलग देश होना चाहिए, लेकिन इस गठबंधन को आज सीरिया के खराब होते हुए माहौल का एक कारण भी माना जाता है। इसी के साथ हयात एहरार अल शाम एचटीएस, जो कि उत्तर सीरिया के सुन्नी मुस्लिम विद्रोहियों का एक गठबंधन है, जिसका मकसद सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना बताया जाता है। इस गठबंधन का नेता है अबू मोहम्मद अल जोलानी, जो एक जगह पर यह कह चुका है कि उनका लक्ष्य यहां इस्लामिक शासन स्थापित करना है। यह कहा जा सकता है कि सीरिया के माहौल को बिगाड़ने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं: राष्ट्रपति बशर अल असद, एसडीएफ और एचटीएस। इन तीनों का यह माहौल खराब करने में योगदान है। अब तक रशिया, लेबनान और हिजबुल्लाह की मदद से बशर अल असद को विद्रोहियों से लड़ने में सफलता मिली थी। विद्रोहियों पर एक प्रोसेस के तहत उन्होंने कब्जा बनाए रखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विद्रोहियों ने देखा कि ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, जो बशर अल असद की मदद कर रहे थे, अब अपने खुद के संघर्ष में व्यस्त है। इससे बशर अल असद को घेरने का एक नया दांव देखा गया है। फिर 27 नवंबर को सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों और सैनिकों के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया, जो ऑपरेशन डेटरेंस ऑफ अग्रेशन के तहत था। इस लड़ाई का नेतृत्व एचटीएस कर रहा था और विद्रोहियों के हमले और भी तीव्र होते गए। पिछले हफ्ते में इस गठबंधन ने अब तक बशर अल असद के कंट्रोल में रहे शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अलेप्पो, हमा, होम्स, दारा जैसे बड़े शहरों का उन्होंने पहले कब्जा किया। 8 दिसंबर को इस गठबंधन ने सीरिया की राजधानी दमस्कस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके हमलों के दौरान फौज, पुलिस ऑफिसर्स और सैनिक अपने हथियार छोड़कर भागने लगे। महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण लोगों की और देश की स्थिति पिछले दशक से खराब होती जा रही थी। अभी सीरिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद वहां के लोग इस खुशी के मौके पर उत्सव मना रहे हैं। हवा में गोलियां चलाना और कई जगहों पर असद के पिता हफीज अल सैयद के पुतले को तोड़ना भी देखा गया है, जिसका प्रमाण वायरल फोटोज में दिख रहा है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए बशर अल असद के पास देश छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जब अरब देशों में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो रहा था, तब भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। उस समय बशर अल असद को उस क्रांति के दौरान सीरिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखने में सफलता मिली थी, लेकिन आज एक दशक बाद उनका राज्य गिर चुका है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये पूरी तैयारी पिछले दशक से चल रही थी। ये सब जो कुछ अब हो रहा है, ये किसी 10-12 दिनों में नहीं, बल्कि कई सालों के मेहनत का नतीजा है। हयात तहरीर अल शाम एचटीएस नाम के विद्रोही संगठन के नेता का नाम है मोहम्मद अल जोलानी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीरिया में कई विद्रोही संगठन सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, और उनमें से एक था जबात अल नुसरा, और इसका अल कायदा से सीधा संबंध था। अल कायदा के कुछ आतंकवादियों ने गठबंधन से अलग होकर 2011 में आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट की स्थापना की थी। जबात अल नुसरा का गठन भी वैसे ही समय पर हुआ था जब आईसिस का भी गठन हो रहा था। इसमें आईसिस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का भी योगदान था। बशर अल असद के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोही गठबंधन जबात अल नुसरा था, जो कि काफी फेमस था और अमेरिका और यूनाइटेड नेशन द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया था। कुछ साल पहले जबात अल नुसरा के मुखिया मोहम्मद अल जोलानी ने अपने अल कायदा और आईसिस के संबंध तोड़ दिए थे और अपनी विद्रोही संगठन का नाम हयात तहरीर अल शाम रख लिया था। अब सवाल यह है कि बशर अल असद की जगह कौन लेगा। इस पर मोहम्मद अल जोलानी का नाम सबसे आगे आता है। सीरिया के प्रधानमंत्री अल जलाली ने कहा है कि सुरक्षा मंत्री अली अब्बास और बशर अल असद दोनों ही अज्ञात स्थलों पर चले गए हैं और 7 दिसंबर को उनका उनसे संपर्क टूट गया है। रशिया की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक रशिया ने असद को आश्रय दिया है, लेकिन यूएई और ईरान जैसे देश भी आने वाले समय में असद को आश्रय दे सकते हैं। इस पूरी घटना चक्र को समझने के लिए रशिया की भूमिका को समझना जरूरी है। बशर अल असद की सत्ता को बनाए रखने के लिए रशिया ने पिछले दशक भर में कड़ी मेहनत की थी। रशिया ने सीरिया को बड़े पैमाने पर फंड और एम्युनिशन दिया था। सीरिया और रशिया के बीच में एक मजबूत मित्रता का रिश्ता बना था और इसके बदले में सीरिया ने रशिया को अपने देश में अपने मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए जमीन दी थी। पहले भी विद्रोही संगठनों ने असद की सत्ता को पलटने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार रशिया ने असद के पक्ष में अपना सपोर्ट दिया था। जब आईसिस ने सरकार के विरुद्ध हमले किए, रशिया ने अपने एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से सीरिया की मदद की और आईसिस को सीरिया से भगाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। रशिया का यह सपोर्ट असद के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उन्होंने सीरिया में अपने दोस्तों का नेटवर्क मजबूत किया और उसके बदले में सीरिया को मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक मदद दी। जब भी बशर अल असद को संकट का सामना हुआ, रशिया हमेशा उनके मदद के लिए सामने आया है। अब भी रशिया ने सीरिया के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो ये दिखाता है कि रशिया अपने एली बशर अल असद को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
अब ये देखना होगा कि रशिया अपनी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि सीरिया के साथ उनके दोस्ती के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे तख्ता पलट हो जाए। ईरान का कहना है कि सीरिया के साथ उनके संबंध ऐसे ही मजबूत रहेंगे। अमेरिका ने भी अपना स्टांस दिखाया है और उनका कहना है कि अगर विद्रोही संगठनों के हाथों में पूरी सत्ता चली गई तो इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन फिर से अपना प्रभाव बना सकते हैं। अमेरिका को यह भी डर है कि इस तरह की स्थिति सीरिया के लिए नई समस्याओं को जन्म दे सकती है। अब भारत की क्या भूमिका हो सकती है? पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक भारत का सीरिया के साथ कोई विशेष व्यापारिक रिश्ता नहीं है और ना ही भारत की सीरिया में कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए भारत पर इसका डायरेक्टली कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी के नजरिए से ये एक गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद अब सीरिया दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां आतंकवादी संगठनों ने सत्ता पर कब्जा किया है। भारत को अपने नेशनल और इंटरनेशनल सुरक्षा की स्थिति को समझते हुए अपनी योजनाएं तैयार करनी होगी। सीरिया की वर्तमान स्थिति में जहां दुश्मन संगठनों ने सत्ता पर कब्जा किया है, आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। शुरुआत में जो लोग इन रेवोल्यूशन या विद्रोही संगठनों को सपोर्ट करते हैं उनको लगता है कि उन्हें आज़ादी मिल गई है, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा इसका जवाब अक्सर नहीं होता। कुछ महीनों के बाद लोगों को या तो उनके फैसलों पर पछतावा होता है या फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने क्रांति क्यों की थी। ये एक ऐसा हिस्टोरिक पैटर्न है जो कई बार दुनिया में अलग अलग देशों में देखा गया है। सीरिया के प्रधानमंत्री अल जलाली ने अभी अपने काम की शुरुआत कर दी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। डेमोक्रेसी वापस आएगी या एक नई डिक्टेटरशिप जन्म लेगी, ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।